वेलकम बैक। इस सेशन के अंदर हम प्लेन कर्व्स एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस को समझ रहे हैं, जबकि हमने 10.1 पे जाना था जो कि दो सेशंस पर बेस करता है। वहाँ पर हमने कॉनिक सेक्शंस को जाना, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को हमने डिस्कस किया है। ये सेशन मज़ीद बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ में आएगा जब आप प्रीवियस की तमाम सेशंस को भी सीरीज़ देख रहे हो जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। फाउंडेशन सीरीज से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें रिपीज वॉच कर सकते हैं जो उसके प्लेलिस्ट में मौजूद है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग publishers.blogspot.com पर होता है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। सो अगर हम प्लेन कर्व्स और पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करें, तो नॉर्मली हम किसी भी तरह का जब कोई ग्राफ प्लॉट किया करते थे, तो ग्राफ में हमें 2 तरह के वेरिएबल्स की ज़रूरत होती थी। यानी हमें एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत थी। लेकिन इस सिचुएशन पे जहाँ पर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते होते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की क्वांटिटी 3 हो जाती है। सो द 3 नंबर ऑफ द वेरिएबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कर्व इन अ प्लेन। तो उस कर्व को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 नंबर ऑफ दी पैरामीटर्स या फिर 3 नंबर ऑफ दी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही थी। हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो कि बुक ने डिस्कस किया हुआ है उसे भी समझ लेते हैं और उसके बाद एग्जांपल पर आएंगे तो ये बात हमें मजीद समझ में आएगी कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से करता होता है। देखिए, इफ एफ एंड जी आर द कंटिन्यूअस फंक्शन व्हिच मीन देयर आर टू फंक्शन एफ एंड जी, ओके, ऑफ टी, टी का फंक्शन है जो कि एफ और जी है जो कि कंटिन्यूअस है और उसका इंटरवल आई है, देन द इक्वेशन विल बी रिटन इन दिस फॉर्म एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स यूनिक बन रहे हैं, एफ, टी और एफ और जी सेपरेटली मौजूद है। यानी नॉर्मली जब हम फंक्शन लिखा करते थे तो एक्स इस एफ ऑफ एक्स के फॉर्म पे लिखा जाता था, राइट। जब हम एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करते थे तो हमें फंक्शन एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता था अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। सो दिस फॉर्मेट ऑफ द function that is represented here are called a parametric variable because t is a number of the parameter है। तो t यहाँ पर एक पैरामीटर बन गया। तो this set of the point x y obtained as t varies over the interval I is called a graph of the parametric equation। यानी जब हम x y को पॉइंट्स करते हैं तो एक t पॉइंट वेरिएज होता है, t पॉइंट हमें मिलता है जो कि इंटरवल I पर होगा, उसे हम कह रहे होते हैं कि ये ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन है। टेकन टुगेदर द पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड द ग्राफ आर कॉल्ड द प्लेन कर्व। तो जब हम दोनों चीज़ों को देखेंगे यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन को और ग्राफ को जब प्लॉट होकर देखेंगे तो जो ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा वो प्लेन कर्व कहलाएगा और उससे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी के साथ। ओके, हाउ डज इट वर्क? लेट अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कहा जा रहा है स्केच द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमें कर्व बताना है जो कि डिस्क्राइब करे इस पैरामीट्रिक इक्वेशन के वजह से। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 एंड y इक्वल टू टी अपॉन टी, जबकि t की जो रेंज है वो -2 से 3 के दरमियान है, इंक्लूडिंग -2 एंड 3। तो हमें क्या करना होगा, x, y और t यानी x की वैल्यूज हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो हमें t की रेंज लेनी है, तो t हमने तमाम रेंज ली है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये कंप्लीट रेंज वैल्यूज है जो यहाँ से ली गई है, ठीक है। जब हमने रेंज वैल्यू ले ली तो जैसे ही हम t की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें x मिल जाएगा। तो -2 पर हमें x मिल गया ये, और यही जब t वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमें y मिल गया। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज प्लॉट हो गई। जब ये x y वैल्यूज के तमाम मुझे पॉइंट्स मिल गए जो कि वेरिएस करते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा 0 -1 यानी x पर 0 यहाँ मौजूद है और ये रहा इसका -2, दैट्स अ पॉइंट। फिर इसी तरह -3 पर हाफ, तो -3 पर हमें हाफ देखना है, ये रहा -3 और बिल्कुल थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पर हाफ होगा, ठीक है। फिर -4 पर 0, फिर इसी तरह से -3 पर हाफ, ठीक है। फिर इसी तरह 0 पर 1। तो जिस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल रही है, देखो हमें t फाइंड होता जा रहा है। जैसे ही हम इस दोनों पॉइंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, t पॉइंट मिल रहा है। तो उस पॉइंट को हम हमेशा क्या कह रहे हैं, t, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब हम t की वैल्यू पुट कर रहे हैं तभी तो x और y मिल रहा है। तो जो t वैल्यू मैंने पुट की है उस पॉइंट्स पर मुझे क्या मिल रहा है, x, y के कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है। और जब इन पॉइंट्स को जो कि t के हैं, इन्हें हमने जॉइन किया तो ये एक कर्व बन गया, ठीक है, एज़ लाइक दिस कर्व, एंड दिस कर्व इज़ कॉल्ड अ प्लेन कर्व एंड हियर इज़ अ पैरामीट्रिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था। So by plotting these point in order to increasing t using the continuous function f and g to obtain the curve c, तो ये वो कर्व है जिसे c according to the definition कहा गया है 10.20। note that the arrow on the curve indicate that the orientation as t is increased from -2 to 3, यानी ये -2 से 3 की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपने आप को, क्योंकि इस रेंज पे बताया गया था कि t की रेंज ये होगी। तो यू अंडरस्टैंड कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जरिए से किस तरह से प्लेन कर्व बनाया जाता है, ठीक। अब नॉर्मली जब हम ये इक्वेशन प्लॉट करते हैं, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पैरामीट्रिक से कर्व कैसे बन रहा है, तो हमें ये भी तो समझना होगा कि किसी इक्वेशन को, एक सिंपल इक्वेशन को
टी के फॉर्म पर लिखा कैसे जा रहा है, ठीक है, टी के फॉर्म पर उसे लाया कैसे जा रहा है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। फॉर दिस कम टू द फर्स्ट पेज जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन समझ लिया था। और अगर आप इस प्लेन कर्व एंड पैरामीट्रिक पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन पर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So here is a paragraph number 2. Suggests that consider the path followed by an object that is propelled into the air at an angle of 45. Okay, that object जिसे propel किया गया है, initially उसका angle है 45 degree. If the initial velocity of the object is 48 feet per second, ये उसकी initial velocity है. So the object travel into a parabolic path. Okay, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रैवल करेगा और उसकी इक्वेशन जो कि रेक्टेंगुलर इक्वेशन कहलाएगी वो ये होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी इक्वेशन लिखी जाती है वो एक्स एंड वाई के फॉर्म पर होता है, लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन एक ऐसा 3 नंबर ऑफ द पैरामीटर होल्ड करता है जो एक्स एंड वाई पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो अब जब हमने ये इक्वेशंस क्रिएट कर ली तो ये इसका शेप हो गया। ठीक है, अगर आप इस शेप को देखो तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, as shown in the figure 10.90. However, this equation doesn't tell the whole story, although it does tell you where the object has been. It doesn't tell you when the object was at the given point x far. ये चीज़ वो नहीं बता रही कि जिस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद था वो एक्स वाई पॉइंट क्या है। टू डिटरमिन दिस टाइम यू कैन इंट्रोड्यूस अ थर्ड वेरिएबल टी इज कॉल्ड अ पैरामीटर। यानी उस पॉइंट को इनिशियलाइज करने के लिए, मालूम करने के लिए हमें एक पैरामीटर टी की जरूरत होगी जिसके जरिए से ये आइडेंटिफाई किया जाए सके कि उसका टाइम क्या होगा जिस पर वो इंट्रोड्यूस हुआ। So by writing both x and y function of t, you obtain the parametric equation. और जब हमने उस अननोन वेरिएबल को फाइंड करने के लिए t इस्तेमाल किया तो अब हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म पे। तो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2t और y की इक्वेशन को जब हम t के फॉर्म पर लेकर आएंगे तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इनिशियल रेक्टेंगल इक्वेशन था। जब हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया तो उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गए जिसमें t डिपेंड करता है x एंड y की वैल्यूज पर। ठीक है, सो बाय from this set of the equations, you can determine that the time equal to t0, the object is at the point 0 0. यानी जब टाइम 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल इनिशियल 0 0 कोऑर्डिनेट्स पर है। इसी चीज़ को आप यहाँ से ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि जब हमने ग्राफ बनाया ना इनिशियली तो यहाँ पर हमने इसी पॉइंट को शो किया है कि ये इसकी इनिशियल वैल्यूज, राइट, देयर इज दैट्स व्हाट। ओके, एंड व्हेन द x values t values is increasing, इस तरह से ये एक प्लॉट बनाता जाएगा और इसकी वैल्यूज इंक्रीजिंग होती जाएगी जो कि पॉइंट्स पे गिवन थी। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि एक सिंपल इक्वेशन में पैरामीट्रिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती क्यों है और हम उसे बनाते क्यों है और उसके बाद वो एक प्लेन कर्व किस तरह से क्रिएट करता है वो तो अभी हमने पहली एग्जाम्पल यानी स्केचिंग द कर्व के अंदर हमने देख लिया। ओके, इस पॉइंट तक हमें समझ में आ गया कि एक सिंपल स्केचिंग का पॉइंट बनेगा किस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि पैरामीटर्स को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, हटाया कैसे जाएगा, जिसको हम एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो फाइंडिंग अ रेक्टेंगुलर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ सेट ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन इट्स कॉल्ड अ एलिमिनेशन और एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। What does it mean? For instance, you can eliminate this parameter from a set of the parametric equation in example 1 as follows. अब हमने जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी थी रेक्टेंगल इक्वेशंस की, उसमें से हम किस तरह से t को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस था वो कुछ इस तरह से था एग्जांपल 1 में। ठीक है, अब हमने क्या किया, सॉल्विंग और सॉल्व फॉर टी इन वन इक्वेशन। अगर हम एक इक्वेशन में टी के लिए इसको सॉल्व कर ले, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो कुछ टी की वैल्यूज यूं बन जाएंगी। नाउ सब्स्टिट्यूट इनटू द सेकंड इक्वेशन, इसी टी की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया इसमें, तो कुछ किस तरह की इक्वेशन बन गई। और जब इसे सॉल्व कर लिया जाएगा यानी 2y पर होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया जाएगा तो ये सिंपली रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा, यानी एक्स एंड वाई के फॉर्म पर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो एग्जाम्पल ने फ्रॉम एक्स वाई टू टी के फॉर्म पर दिखाया था, अब इसी को एलिमिनेट पर टी टू एक्स एंड वाई फॉर्मेट पे भी दिखा दिया गया है। तो व्हेन यू हैव एलिमिनेट दिस पैरामीटर यू कैन इंट्रोड्यूस दैट द इक्वेशन x इक्वल टू y 4y square minus 4 represent the parabola with a horizontal axis at vertex -4 to 0। ठीक है, ये -4 0 को ये एक्सेस कर रहा है और यही चीज 10.20 के अंदर दिखाई गई है जो कि प्रीवियस अभी हमने पेज पे देखा था। तो द रेंज ऑफ द एक्स वाई implies that the parametric equation may be altered by the change of the rectangular form. In such instance, the domain of the rectangular equation must be adjusted so the graph is matched
and the graph of the parametric equation such that that situation is demonstrated in the next example as well to understand कि x and y किस तरह से parametric equations में implies हो रहा होता है और वो अल्टर्ड करता है जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस को जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कह रहे हैं। समझते हैं इस एग्जाम्पल को ताकि ये कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पर समझ में आ जाए। अब हमें ये देखना है कि एडजस्टिंग द डोमेन आफ्टर एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी हम डोमेन को किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे जब हम इक्वेशन में से टी वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है वो एक पैरामीट्रिक फॉर्म पे दी गई है कि हम इसको इक्वेशन 1 और इसे 2 कह सकते हैं, जबकि पी की रेंज यहाँ पर ग्रेटर देन -1 बताई गई है, यानी -1 से वो ज़्यादा होगी। सो बाय द एलिमिनेशन ऑफ और एलिमिनेटिंग द वैल्यूज, सिंपली अगर मैं इसके डायरेक्टली स्टेप पे जाऊँ जिसमें हम इक्वेशन 1 में से एलिमिनेट करते हुए यानी एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने यही काम इन स्टेप्स पे किया, ठीक है। ये वही स्टेप्स है जो अभी मैंने ऊपर शो किया है, और इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सिंप्लीफाई इक्वेशन बन रही है जो कि इसके बराबर है, यानी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किस तरह से हो रहा है, दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, आप पॉज करके भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ हो रही है। अब द मेन थिंग इज दैट कि हमें ये समझना है कि जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लॉट को देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हमने 10.22 को जो ग्राफ में दिया गया उसको समझना है। ये इनिशियली हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन था जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, दैट्स ऑल, ठीक है, ये दिया गया था। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया रेक्टेंगुलर इक्वेशन फॉर्म पे, दैट इज ओके। और उसके बाद हमने इसको जब ग्राफ ली, यानी ग्राफ वैल्यूज पे हमने टी को डिसाइड किया हुआ कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, तो ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ठीक है। यानी जब आप 0 पुट कर रहे हो तो ये इस तरह से प्लॉट हो रही है वैल्यूज और इस तरह से ड्रॉप हो रही है, यानी ये इसकी प्लेन कर्व लाइन है जो प्लॉट होकर हमें दिखती है, जबकि एक्स की वैल्यूज हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लूंगे। So this the same pattern is defined here as well. Okay, the equation, the rectangular form of the equation y equal to 1 minus x is defined for all value of x. But from the parametric equation for x, you can see that the curve is defined only for t is greater than -1. This implies that you should restrict the domain of x for the positive values as shown in a figure 10.22. क्योंकि आपने वहाँ पर डिफाइन कर दिया कि t की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगी, तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको x को किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह से हमने डोमेन वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन को भी अंडरस्टैंड किया और लॉजिकली ये जाना कि हम किस तरह से किसी पैरामेट्रिक इक्वेशन में से उसकी पी वैल्यू को एलिमिनेट करके उसके रेक्टेंगल फॉर्म पर आते हैं और उसकी जनरल फॉर्म को विजुलाइज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। राइट, आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक थी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने एलिमिनेट करना है पावर को, लॉजिक सेम इस्तेमाल होगी, बस फर्क ये है कि इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स का हमें दिया गया है, तो टी की जगह यहाँ पर थीटा इस्तेमाल किया गया है। तो देयर इज अ फंक्शन x इक्वल टू 3 cos थीटा, देयर इज अनदर इक्वेशन y इक्वल टू 4 cos थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के दरमियान है। हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम सेकंड पे पुट करेंगे और सेकंड पे पुट करने के बाद हमें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब जो थीटा की वैल्यूज हमें इनिशियली क्वेश्चन में दी गई थी वो 0 से 2 पाई के दरमियान है। और अगर हम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 60 देखें तो ये एक एलिप्स के फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इसमें डोमेन वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी डोमेन वैल्यूज 0 पाई 2 पाई की रेंज पर जब इसको तमाम वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो ये इस तरह से एक एलिप्स फॉर्म ऑफ द फॉर्म प्लॉट करेगा, जो हम प्रीवियस सेशन पर डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इस तरह से एक प्लॉट बना रहा है और आप इसके डोमेन वैल्यूज की रेंज को सेट करें या चेक करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई, फिर ओनली पाई और यहाँ पर 3 पाई, यानी जो कंप्लीट ओवल शेप के रिप्रेजेंटेशन होती है वो यहाँ पे शो कर देंगे। So from the rectangular equation, you can see that the graph is an ellipse, as we discussed now, that the center is 0, 0, with vertex at 0, 4 and 0, -4, and minor axis of the length 2b equal to 6. Okay, as shown in a figure 10.2, notice that the ellipse is stressed, is counterclocked as clockwise as theta varies from 0 to 2 pi. कि पे ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है तो पाई से 2 पाई की तरफ ये मूव हो रहा है, जो कि कुछ यू होगा, ठीक है, जबकि क्लॉकवाइज यू चल रहा होता है। तो हम इस तरह से इसे कंसीडर करते हैं। तो हमने सेकंड एग्जांपल के अंदर भी ये फॉर्म समझ दिया कि एलिमिनेट ऑफ द इक्वेशन किस तरह से होता है। इसी तरह से जो एक और पॉइंट है जो इस सेशन पे हमें डिस्कस किया गया है वो है फाइंडिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि हम पैरामीट्रिक इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, फाइंडिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर अ गिवन ग्राफ। हमें गिवन ग्राफ में से पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। तो फाइंड अ सेट ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ y that equal to
1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है यूजिंग सच ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। हमें सबसे पहले p इक्वल टू एक्स के लिए ये चीज़ सॉल्व करना है और उसके बाद स्लोप ऑफ m के लिए, यानी m के जो स्लोप वैल्यू होगी dy अपॉन dx, इसके लिए सॉल्व करना है जबकि इसके पॉइंट x एंड y दिए। तो वेरी सिंपल, अगर हम t इक्वल टू एक्स के लिए करें तो नेट x इक्वल टू t, प्रोड्यूस द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को लिया, जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर t पुट कर दिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का ये सिंपल पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गया। बट द सेकंड इज दैट टू राइट x एंड y इन टर्म ऑफ द पैरामीटर ऑफ m। हमें पैरामीटर ऑफ m के फॉर्म पे लिखना है, जबकि m बराबर है dy अपॉन dx, जो कि डेरिवेटिव को शो करता है। तो हमने m dy अपॉन dx को जब डेरिवेट किया, यदि इस इक्वेशन को जब डेरिवेट किया जाएगा दिस वन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2x के बराबर। तो नेगेटिव 2x वैसे ही रहा, x के लिए हमने इसको सेपरेट कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई नेगेटिव m अपॉन t। तो इस तरह से ये दोनों के इक्वेशंस पैरामीट्रिक सॉल्व हो गए, और जब ये सॉल्व होने के बाद हमने पैरामीटर्स को सॉल्व किया, यानी y की वैल्यू 1 माइनस एक्स पे जब x की वैल्यू पुट की गई, तो ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया 1 माइनस m square divided by 4. So the parametric equation of first equation is y x equal to negative m upon 2, और जो हमने सॉल्व किया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 4। और इसी चीज़ को, यानी इन x एंड y को जब प्लॉट किया जाएगा तो ये उसकी कुछ विजुअलाइजेशन होगी प्लेन कर्व की, और सेम लॉजिक के साथ, यानी कोऑर्डिनेट वाली, जो बिल्कुल हमने फर्स्ट एग्जांपल पे देखा है। लॉजिक वही है, x एंड y की वैल्यूज पुट की जा रही है, यानी m की वैल्यू पुट की जा रही है, m0, m -1, m -2, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये एक शेप क्रिएट करता जा रहा है, जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस सेशन तक देखा है, यानी प्रीवियस एग्जांपल तक। होप यू अंडरस्टैंड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन टिल नाउ। तो ये बेस कॉन्सेप्ट था सेशन 10.2 का, जिसमें हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन और प्लेन कर्व को समझ लिया। नेक्स्ट सेशन तो जाएंगे तो फिर फर्दर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेशन तो मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा इस सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन तो मिलते हैं, सी यू देयर।